वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने प्रवक्ता भर्ती की क्लासेस की सीरीज़ में। और आज है आपकी पहली क्लास। इंट्रो क्लासेस मैंने आपको जो देनी थी जीएस की और आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो वो मैं कल करवा चुकी हूँ और आज मैं आपको करवाऊँगी पहली क्लास। तो पहली क्लास मैं आपके लिए करवा रही हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड से। सिलेबस में सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड है और क्वेश्चन पेपर में भी सबसे पहले क्या आता है, टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, मार्क्स भी आप लोगों को पता होगा कि 40 मार्क्स की टीचिंग एप्टीट्यूड आनी है, तो काफ़ी अच्छे नंबर हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड का वेटेज काफ़ी अच्छा है, तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे। और अभी जैसे कि फॉर्म भी नहीं आए हैं तो थोड़ा सा समय हमें मिल सकता है 3 से 4 महीने का। ठीक है, वैकेंसी आएगी, फॉर्म फिल होंगी और उसके बाद एग्ज़ाम की डेट जब तक होती, तो कम से कम ये मान के चलिए आपको 3 से 4 महीने का समय मिलेगा। थोड़ा अच्छे से हम पढ़ लेते हैं। लास्ट में हम क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज आपके लिए करवाएंगे। चलिए, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया राधा कृष्ण आयोग, या जिसे हम क्या कहते हैं, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। इसके विषय में हम आज जानकारी आपके लिए लेके आए हैं। जो ये आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है, हालांकि इसके बारे में अगर डिटेल हम ढूंढना चाहें तो बहुत सारी किताबों और बहुत सारी वेबसाइट्स पर चेक करना चाहें, विकिपीडिया वगैरह पे, तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में है। लेकिन हम अभी उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होता है। और कल जैसे मैंने आपको करवाया था कि क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन के बाद आपको उसका डिटेल दिया था, क्वेश्चन से रिलेटेड जो डिटेल था वो मैंने आपको दिया था। तो वैसा भी मुझे सही लगा था कि उस बेस पे भी हम क्या करेंगे, थोड़ा डिटेल पढ़ लेंगे। तो थोड़ा सा आज एक क्लास इसकी पढ़ लेते हैं एक बार, क्या क्या है मेन जो है। ठीक है, तो सबसे पहले जो राधा कृष्ण आयोग है वो क्या कहा जाता है, आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, दोनों एक ही चीज़ हैं। ठीक है, अब नियुक्त कब किया गया था, गठित कब किया गया था, यह भारत सरकार द्वारा गठित किया गया था। कब, नवंबर 1948 में। और भारतीय शिक्षा विश्वविद्यालयी शिक्षा की अवस्था पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था। तो क्यों नियुक्त किया गया था, भारतीय विश्वविद्यालयी शिक्षा की अवस्था पर। ठीक, अब इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। जो ये आयोग है इसकी नियुक्ति कब हुई थी, 4 नवंबर 1948 को इसकी नियुक्ति हुई थी। ठीक है, और जो इसने अपनी रिपोर्ट पेश की सरकार को, वो पेश की थी आपके, रिपोर्ट दी थी 25 अगस्त 1949 को। हालांकि ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन क्वेश्चन कुछ भी आ जाए तो हम आउट ऑफ सिलेबस कह के उसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यह जो है रिपोर्ट थी 25 अगस्त 1949 को इसने रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी। नियुक्त किया गया 4 नवंबर 1948। आप यहीं से साथ साथ याद करते रहिएगा, आपको थोड़ा सा एग्ज़ाम टाइम पे आसानी रहेगी। अब इसे राधा कृष्ण आयोग कहा जाता है। तो राधा कृष्ण आयोग इसलिए कहते हैं क्योंकि जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे वह क्या थे, इस आयोग के अध्यक्ष थे, इसलिए इसे राधा कृष्णन आयोग के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट इसके बारे में जो मेन जानकारी है, यह स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था। तो कल भी जब मैं आपको क्वेश्चन करवा रही थी तो वहाँ पे भी मैंने आपको जब डिटेल में एक्सप्लेन किया था तो आपको बताया था कि स्वतंत्र भारत का जो पहला शिक्षा आयोग था वह क्या था, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसे आप राधा कृष्णन आयोग भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसे हम विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं। तो विश्वविद्यालय आयोग तो इसे इसलिए कहा जाता है ना, क्योंकि जो इसकी नियुक्ति है वो की गई थी विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा व्यवस्था और संरचना की जांच करना। तो जो यूनिवर्सिटी लेवल की जो एजुकेशन सिस्टम है उसका जो स्ट्रक्चर है उसकी जांच करना, और जो तत्कालीन उस समय नया नया भारत आज़ाद हुआ था, तो भारत में जो भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा में जो समस्याएं थी उन समस्याओं का पता लगा करके इसके संदर्भ में भारत सरकार को आवश्यक सुझाव देना था। यह इसीलिए इसको कहा गया विश्वविद्यालय आयोग। अब जो इसने क्या क्या हमें क्या बोला, सबसे पहले जांच करना। ठीक है, तो इसकी जांच के विषय कौन कौन थे, तो इसकी जांच के विषय यह थे कि तत्कालीन विश्वविद्यालयों का अध्ययन करना और उनकी समस्याओं का पता लगाना। उसमें जो विश्वविद्यालय थे उनका अध्ययन करके, उनकी स्टडी करके उनकी समस्याओं का पता लगाया जाए। दूसरा, प्रशासन और वित्त के बारे में सुझाव देना। उच्च शिक्षा के लक्ष्यों को निर्धारित करना, उच्च शिक्षा के विषय में अपनी राय देना, उच्च शिक्षा के शिक्षण स्तर को बढ़ाना।
जो एजुकेशन का लेवल था उसको बढ़ाना, सब उच्च शिक्षा के विषय में बोला। विद्यार्थियों के कल्याण के लिए योजनाएं प्रस्तुत करना, विद्यार्थियों में उपस्थित अनुशासनहीनता का समाधान खोजना, उच्च शिक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति, वेतन, मान और सेवा शर्तों के बारे में सुझाव देना और विश्वविद्यालय शिक्षा के माध्यम, उसकी अवधि और पाठ्यक्रम के बारे में सुझाव प्रस्तुत देना। तो ये उसके जांच के विषय थे। उच्च शिक्षा से संबंधित जो भी चीज़ें थी वह इसने अपनी जांच के विषय में रखी। अब जांच करने के बाद राधाकृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने कुछ सिफारिशें की और शिक्षा के सभी अंगों के संबंध में उसने विचार प्रस्तुत किए, उनमें सुधार के लिए ठोस सुझाव दिए। जो सुधार, अब मेन जो सुधार है वो पढ़ेंगे हम। अगर आपको लगता है कि एग्ज़ाम में थोड़ा सा आप अगर थोड़ा सा मेहनत कर सकते हैं, अदर स्टेट के लेक्चरर के एग्ज़ाम या टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम देख सकते हैं, तो वहाँ पर अगर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसके साथ आपको थोड़ा डिटेल में, आप छोड़िए आपसे नहीं होगा तो ये क्या करेंगे, हम ही उस डिटेल को आपको प्रोवाइड करवा देंगे, क्वेश्चन के साथ करेंगे, लेकिन जो मेन जो है वो मैं आपको आज करवा देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो सुझाव दिए उसने शिक्षा के लक्ष्य बताए। तो जो राधाकृष्णन आयोग है उसके अनुसार शिक्षा के लक्ष्य क्या हैं? लोकतंत्र के लिए प्रशिक्षित करना, ठीक है, उसमें भारत आज़ाद हुआ था ना हमारा, तो लोकतंत्र के लिए छात्रों को प्रशिक्षित करना, आत्मविश्वास के लिए प्रशिक्षण देना, ये क्या है, शिक्षा के लक्ष्य हैं। वर्तमान और साथ ही अतीत की समझ विकसित करना, व्यावसायिक और पेशेवर प्रशिक्षण प्रदान करना, ज्ञान के विकास के द्वारा जीवन जीने की सहज क्षमता को जगाना और कुछ मूल्यों को विकसित करना, जैसे कि मन की निडरता, विवेक शक्ति और उद्देश्य की अखंडता, ये जो मूल्य हैं इनको विकसित करना और सांस्कृतिक विरासत के उत्थान के लिए विद्यार्थियों को इससे परिचित करना, मतलब किससे, विद्यार्थियों को अपनी सांस्कृतिक विरासत, अपनी संस्कृति से परिचित कराना। तो इसने जो भी शिक्षा कही, बहुत बेसिक चीज़ें इसने छात्रों को बताने की बात कही। तो शिक्षा का लक्ष्य बहुत ही बेसिक रखा है, लोकतंत्र के लिए, आत्मविश्वास के लिए, वर्तमान और समझ विकसित करने के लिए और जीवन जीने के लिए, क्योंकि व्यवसाय चाहिए तो व्यावसायिक प्रशिक्षण और जीवन जीने की क्षमता जगाना, मूल्यों को विकसित करना और अपनी संस्कृति के विषय में जानना। तो शिक्षा के लक्ष्य इसने बहुत ही अच्छे से रखे हैं, ये मेन शिक्षा के लक्ष्य थे। चलिए अब आगे शिक्षण संकाय जो फैकल्टी होती है, तो फैकल्टी के बारे में इसने क्या बोला। आयोग के अनुसार, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है उसके अनुसार शिक्षकों को कितनी श्रेणी में विभाजित किया गया। तो इसने बोला कि 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाए, प्रोफेसर, पाठक, व्याख्याता और प्रशिक्षक। इंग्लिश में इसको आपका प्रोफेसर, आपका रीडर, लेक्चरर और यहाँ पे ये शायद स्कॉलर या ट्रेनर कुछ आएगा, इंग्लिश में भी इसका मेंशन है, ठीक है। हिंदी में है प्रोफेसर, पाठक तो आपका रीडर है, व्याख्याता लेक्चरर है और प्रशिक्षक मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक। तो ये 4 आपकी चीज़ें हो जाएंगी, 4 श्रेणियाँ हो जाएंगी किसकी, आपके फैकल्टी की। फिर है योग्यता के आधार पर ही एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में पदोन्नत किया जाए। तो 4 श्रेणियाँ जो बताई है ना, योग्यता के आधार पर ही क्या होगा, एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में पदोन्नति की जाएगी। यहाँ पे जो अनुभव है, जो आपका ईयर है, वर्ष है, वरिष्ठता है, उसको नहीं बोला, योग्यता बोला है, ठीक है। आयोग ने 4 श्रेणियों के लिए श्रेणियां हैं, शिक्षकों के लिए उच्च वेतन और बेहतर सेवा शर्तों जैसे 4 श्रेणियों के शिक्षकों के लिए इसने एक तो उच्च वेतन की बात करी और बेहतर सेवा शर्तें जैसे भविष्य निधि, आपका क्या होता है पीएफ वगैरह, आवासीय आवास, काम के घंटे और छुट्टी आदि के लाभ की सिफारिश की। तो उन्होंने बोला कि उन्हें उच्च वेतन दो, बेहतर सेवा शर्तें जैसे भविष्य निधि, आवासीय आवास, काम के घंटे और छुट्टी आदि के लिए उनको सिफारिश की। फिर बोला कि शिक्षण कार्य सप्ताह में 18 घंटे से अधिक नहीं दिया जाना चाहिए। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा कि शिक्षण कार्य कितने घंटे का बोला विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने, तो 18 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। आप इसमें जितने पॉइंट हैं आप इनको थोड़ा सा डिटेल में अच्छे से याद करके बार बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार क्या पूछा जाता है ना कि इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। शिक्षकों के अध्ययन के लिए जो शिक्षक टीचर भी जो ट्रेनिंग करते हैं ना, अपनी स्टडी करते हैं,
एक बार में 1 वर्ष का और संपूर्ण सेवा काल में 3 वर्ष का अवकाश दिया जाना चाहिए। किस कार्य के लिए? तो ये अवकाश दिया जाना चाहिए आपके शिक्षकों के अध्ययन के लिए। कितना दिया जाना चाहिए? एक बार में 1 वर्ष और संपूर्ण सेवा काल में 3 वर्ष का अवकाश। और सेवा से अवकाश की उम्र 60 से 64 वर्ष। किसने बोला? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने। कितना बोला है? 60 वर्ष से 64 वर्ष। ठीक है, ये मैंने जितने भी आपके लिए डिटेल लिए हैं, बहुत सारी मेरे पास तो इतना नहीं था, लेकिन अपने पढ़ने के लिए तो हमें क्या करते हैं ना, एक बुक ले लेते हैं, लेकिन आपको पढ़ाने के लिए हमने थोड़ा सा बहुत सारे सोर्सेज से नोट्स इकट्ठे किए हैं। ठीक, तो आप क्या का कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में छूटे ना, और आप बुक पढ़ रहे हैं तो उसको भी ज़रूर पढ़िए, और आपकी जो बीएड वगैरह की बुक्स हैं तो उनको तो आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है विश्वविद्यालयों में शिक्षण का स्तर, जो लेवल आपका टीचिंग है क्या होना चाहिए। विश्वविद्यालयों में 3000 से अधिक और उनसे संबद्ध महाविद्यालयों में 1500 से अधिक विद्यार्थियों की संख्या नहीं होनी चाहिए। कल भी मैंने एक एक्सप्लेन कराया था, तो मुझे याद आ रहा है कहीं इसमें 500 प्रिंट ना हुआ हो, तो आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये जो ऑथेंटिक सोर्स है यहाँ से मैंने इसको लिया है। तो विश्वविद्यालयों में कितने होने चाहिए छात्र? 3000 और महाविद्यालय में 1500 से अधिक नहीं होने चाहिए। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में उन्हीं विद्यार्थियों को हम प्रवेश देंगे जो 12 वर्ष की विद्यालय शिक्षा प्राप्त कर चुके हों। ठीक, कार्य दिवसों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 1 साल में 180। परीक्षा के दिनों को छोड़कर जितने कार्य दिवस होंगे एक विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में 1 साल में 180 होनी चाहिए। अध्ययन के किसी भी कोर्स के लिए पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं की जानी चाहिए। ये मेन बात है, ये यही कहते हैं कि जो अध्ययन है उसके लिए, कोर्स के लिए हमें पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं की जानी चाहिए। फिर इन्होंने बात की सायंकालीन कक्षाओं का आरंभ किया जाना चाहिए। ये कहते हैं सायंकालीन कक्षाएं भी होनी चाहिए। फिर ये कहते हैं कि परीक्षाओं के स्तर को ऊपर उठाने के लिए, हम जो एग्ज़ाम का लेवल है उसको उठाने के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के लिए न्यूनतम प्राप्तांक की बात इन्होंने की। तो इन्होंने प्रथम श्रेणी के लिए बोला 70, द्वितीय के लिए बोला 55 और तृतीय श्रेणी के लिए 44% क्या होना चाहिए? न्यूनतम प्राप्तांक होना चाहिए। प्रथम श्रेणी के लिए 70, द्वितीय के लिए 55 और तृतीय के लिए 40% होना चाहिए। ये इन्होंने बात की परीक्षाओं से संबंधित। अच्छा, आगे इन्होंने क्या बोला? जो विश्वविद्यालय का प्रशासन और वित्त है उसके संबंध में क्या सुझाव दिए। उच्च शिक्षा को इन्होंने कहा समवर्ती सूची में रखा जाना चाहिए। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने उच्च शिक्षा को क्या कहा? इसे समवर्ती सूची में रखा जाना चाहिए। और जब समवर्ती सूची में रखा जाएगा तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? केंद्र और राज्य सरकारों की इसमें साझेदारी क्या हो जाएगी? आपस में मिली जुली हो जाएगी, साझी जिम्मेदारी हो जाएगी, क्योंकि जब समवर्ती सूची में होगा तो ऐसा ही होता है। फिर है शिक्षा से संबंधित नीतियां बनाने का कार्य केंद्र सरकार का होगा। तो जो शिक्षा से संबंधित जो भी एजुकेशन पॉलिसी बनेगी, पॉलिसी कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और राज्य सरकार क्या करेगा? नीतियों को लागू करेगी। तो इम्प्लीमेंट कौन करेगा? आपका स्टेट गवर्नमेंट। और पॉलिसी मेकर का काम कौन करेगा? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी केंद्र सरकार। फिर है विश्वविद्यालयों में एकरूपता लाने और महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को अनुदान प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की जानी चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं? आपका यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की सिफारिश किसने की थी? आपके विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधाकृष्णन आयोग ने की थी। और किसके लिए की थी? महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को अनुदान प्रदान करने के लिए। फिर विश्वविद्यालय शिक्षा की जो संरचना है और उसका संगठन है उसके बारे में इन्होंने क्या सुझाव दिए। उच्च शिक्षा 3 स्तरों पर आयोजित की जानी चाहिए। हायर एजुकेशन के लिए 3 लेवल। पहला है आपका स्नातक 3 वर्ष, फिर है स्नातकोत्तर 2 वर्ष और शोध न्यूनतम 2 वर्ष, यानी रिसर्च आपका 2 वर्ष का, आपका ग्रेजुएशन 3 वर्ष का और पीजी आपका 2 वर्ष की बात की। फिर है उच्च शिक्षा को 3 श्रेणियों में बांटा जाना चाहिए: कला, विज्ञान, व्यावसायिक और तकनीकी। ठीक है, ये आर्ट है, ये साइंस है और आपका ये वोकेशनल या प्रोफेशनल एंड टेक्नोलॉजी है। जो कला, विज्ञान
और व्यावसायिक और तकनीकी विषयों के लिए विश्वविद्यालयों में अलग अलग विभाग खोले जाने चाहिए। तो आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी में आपने अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, कोई आपका कॉमर्स का डिपार्टमेंट होता है, कोई साइंस का होता है, कोई आपका आर्ट्स का होता है। इसी प्रकार उन्होंने बात की थी कि इन्होंने 3 श्रेणियों को बोला, तो तीनों श्रेणियों के लिए क्या बोला, अलग अलग विभाग होने चाहिए। फिर इन्होंने क्या बोला कि कृषि वाणिज्य इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी चिकित्सा और शिक्षण प्रशिक्षण के लिए स्वतंत्र संबद्ध कॉलेजों की स्थापना की जानी चाहिए। कॉलेज कैसा होना चाहिए, संबद्ध होना चाहिए, लेकिन वो स्वतंत्र होने चाहिए। किन चीज़ों के लिए, प्रोफेशनल है जो कोर्सेज हैं उसको उन्होंने बांटा 6 श्रेणियों में। सबसे पहला आएगा शिक्षक शिक्षा, कृषि शिक्षा, वाणिज्य शिक्षा, इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और कानूनी शिक्षा। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा को बांटा 6 श्रेणियों में। शिक्षक शिक्षा, टीचर ट्रेनिंग, एग्रीकल्चर, आपका कॉमर्स, आपका इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, चिकित्सा मेडिकल वाला और आपका लॉ की शिक्षा। तो ये 6 श्रेणियों में बांटा। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा को कितनी श्रेणियों में बांटा। पहले तो 6 श्रेणियों में बांटा, फिर आएगा इनमें से उनमें कौन सा नहीं है। तो आप ध्यान दीजिएगा, शिक्षक शिक्षा है, कृषि शिक्षा है, वाणिज्य शिक्षा, इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा तथा कानूनी शिक्षा। ठीक, चलिए थोड़ा सा मैंने कहीं और से भी इसमें आपके लिए मटेरियल ऐड किया है। अब शिक्षा के माध्यम के विषय में देख लेते हैं कि जो ये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है, राधाकृष्णन आयोग, इसने शिक्षा के माध्यम के विषय में क्या बोला। शिक्षा के माध्यम के संबंध में आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए। तो क्या सुझाव दिए हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लेते हैं। इन्होंने बोला जो हिंदी भाषा का संघीय भाषा के रूप में विकास किया जाए। इन्होंने क्या बोला, जो आपकी हिंदी भाषा है उसका संघीय भाषा के रूप में विकास किया जाए, फेडरल ऑफिशियल लैंग्वेज, और देश के सभी भागों में उसे उच्चतर माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय स्तर पर अनिवार्य विषय बना दिया जाए। ये इन्होंने बात की किसके बारे में, हिंदी भाषा के विषय में। ठीक है, फिर इन्होंने क्या बोला, जो मेन इनकी बात थी उच्चतर माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर पर अनिवार्य विषय बनाने के विषय में, और कहा हिंदी के लिए। फिर राज्य सरकारों द्वारा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों, डिग्री कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों की समस्त कक्षाओं में संघीय भाषा की शिक्षा व्यवस्था की जाए। संघीय भाषा यानी हिंदी की शिक्षा की व्यवस्था की जाए। कहाँ, उच्चतर माध्यमिक स्कूलों और डिग्री कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों की समस्त कक्षाओं में व्यवस्था किसकी करनी है, संघीय भाषा। और संघीय भाषा क्या है आपकी, हिंदी है, जिसे इन्होंने फेडरल लैंग्वेज भी यहाँ पे कहा है। ठीक, फिर है अंतर्राष्ट्रीय प्राविधिक और वैज्ञानिक परिभाषित शब्दों को अपनाया जाए। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो टेक्निकल एंड साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है उसको अपनाया जाना चाहिए, ये इन्होंने सुझाव दिया। ठीक है, ये इसलिए किया कि यहाँ पे भी अगर टेक्निकल और साइंटिफिक कोई हमारे काम होते हैं, पढ़ाया जाता है, तो पूरे एक ग्लोबल लेवल पे अपनाने के लिए, समझ विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्राविधिक और वैज्ञानिक परिभाषित शब्दों को अपनाया जाना आवश्यक हो जाएगा। फिर इन्होंने क्या बोला, विश्व एवं ज्ञान के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए स्कूलों एवं विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन पूर्वक चलता रहना चाहिए। तो इन्होंने अंग्रेजी माध्यम से हटने को नहीं बोला, इन्होंने बोला कि विश्व से हमें संपर्क रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन भी जो पहले से चलता आ रहा है उसको भी चलने देना चाहिए। और फिर इन्होंने क्या बोला कि माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय स्तर पर प्रत्येक छात्र को, लास्ट में क्या बात बोल दी कि जो माध्यमिक लेवल है और विश्वविद्यालय स्तर पर प्रत्येक छात्र को 3 भाषाओं का ज्ञान कराया जाए, एक क्षेत्रीय भाषा, राष्ट्रभाषा और अंग्रेजी भाषा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है उसने माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय स्तर पर प्रत्येक छात्र को कितनी भाषाओं का ज्ञान कराने के सुझाव दिए, 3। आपका क्षेत्रीय भाषा जहाँ वो रहते हैं, राष्ट्रभाषा एवं अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान कराया जाना चाहिए। तो आपका जो शिक्षा का माध्यम है उसके विषय में जानकारी है। ठीक है, टीचर ट्रेनिंग एजुकेशन के संबंध में जो ये हमारा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है इसने क्या कहा, इन्होंने बोला कि शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए, टीचर ट्रेनिंग के लिए
उत्तम व्यवस्था वाले शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों की व्यवस्था की जाए। यानी इन्होंने क्या बोला कि बहुत अच्छी व्यवस्था वाले टीचर ट्रेनिंग कॉलेजों की व्यवस्था की बात की। किसके लिए? टीचर्स ट्रेनिंग के लिए। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि जो प्रशिक्षण महाविद्यालय हैं, यहाँ पर बात करें ना प्रशिक्षण महाविद्यालय की, तो प्रशिक्षण महाविद्यालयों की पाठ्यचर्या में सुधार किया जाए, उनका करिकुलम इम्प्रूव किया जाए, पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा अध्यापन के अभ्यास पर अधिक बल दिया जाए। तो बिल्कुल सही बात की इन्होंने कि पाठ्यचर्या में सुधार के साथ साथ जो बुकिस नॉलेज, जो टीचर ट्रेनिंग कॉलेज हैं उन पे जो बुकिस नॉलेज उनको दी जा रही थी, उसके बजाय उनकी अध्यापन के अभ्यास, प्रैक्टिस टीचिंग पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। बहुत ज़रूरी था। जब प्रैक्टिस टीचिंग, इसलिए अजीब जब बीएड होते हैं तो प्रैक्टिस टीचिंग होती है ना, तो प्रैक्टिस टीचिंग पर इन्होंने अधिक बल देने की बात की। उसके बाद प्रशिक्षण महाविद्यालयों में ऐसे शिक्षकों को नियुक्त किया जाए जो स्कूलों में पढ़ाने का पर्याप्त अनुभव रखते हैं। जो टीचर ट्रेनिंग कॉलेज होंगे वहाँ पे भी एक टीचर रखने होंगे। तो कौन से टीचर रखने होंगे? जो स्कूलों में पढ़ाने का आपका पर्याप्त अनुभव रखते होंगे। फिर जो शिक्षक प्रशिक्षण, टीचर ट्रेनिंग का जो आपका करिकुलम है वो लचीला एवं स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए। बिल्कुल, पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए? एक तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए और जो स्थान विशेष की परिस्थितियां हैं उनके अनुकूल होना चाहिए। ठीक। छात्रों के वार्षिक कार्य का मूल्यांकन करते समय उनकी अध्यापन योग्यता को विशेष महत्व दिया जाए। किन छात्रों की बात करें? टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के जो छात्र हैं। ठीक है, जब आप उनके वार्षिक कार्य का मूल्यांकन करेंगे तो उनकी अध्यापन योग्यता यानी टीचिंग एबिलिटी है उसको विशेष महत्व उस समय दिया जाना चाहिए। टीचिंग की एबिलिटी देखना तो बहुत ज़रूरी है टीचर ट्रेनिंग के कॉलेजों में। ठीक है। फिर है एमएड में प्रवेश करने के लिए जो अभ्यर्थी हैं, जो बीएड कर रहे हैं, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उन अभ्यर्थियों को अनुमति दी जानी चाहिए जिन्हें बीएड परीक्षण उत्तीर्ण करने के बाद कुछ वर्षों का शिक्षण अनुभव हो। तो इन्होंने एमएड के लिए क्या बोला कि एमएड वही कर पाएंगे जिन्होंने बीएड के बाद कुछ साल का आपका टीचिंग का एक्सपीरियंस लिया है। ठीक, ये तो इन्होंने शिक्षण प्रशिक्षण के बारे में बात की। फिर परीक्षाओं और मूल्यांकन के विषय में इन्होंने क्या बोला? परीक्षा प्रणाली जो ने विश्व अभी तक जो इन्होंने जांच की ना, इन्होंने जांच की पहले की वहाँ पे जो सिस्टम चल रहा था उसके विषय में इन्होंने पढ़ा। तो इन्होंने क्या बोला कि जो परीक्षा प्रणाली है दोषपूर्ण बताई और उसको दोष मुक्त बताने के लिए कुछ अपनी संस्तुतियाँ की रिकमेंडेशंस की। वो इन्होंने क्या बोली कि छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए यथाशीघ्र इन्होंने वस्तु, कल भी मैंने शायद आपको कराया होगा कि इन्होंने जो निबंधात्मक प्रश्न पत्र था ना उसकी जगह पे इन्होंने बोला कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा का पत्रक यानी पेपर तैयार किए जाएं वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए और आंतरिक मूल्यांकन का महत्व बढ़ाने हेतु बाह्य परीक्षाओं की संख्या में कमी की जाए। तो जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होते हैं उनकी संख्या में कमी करें और आंतरिक मूल्यांकन का महत्व बढ़ाएं। ठीक है, जब हम आंतरिक मूल्यांकन का महत्व बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? बाह्य परीक्षाओं की संख्या में कमी करेंगे। फिर है 3 वर्षीय डिग्री कोर्स की परीक्षा। पहले सिस्टम चलता होगा कि जो 3 वर्षीय डिग्री कोर्स की परीक्षा थी वह 3 वर्ष बाद एक ली जाती होगी। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि वो 3 वर्ष बाद नहीं लेनी है बल्कि प्रत्येक वर्ष के अंत में ली जानी चाहिए और छात्रों के लिए प्रति वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करनी अनिवार्य होनी चाहिए। जैसा कि अब आपका सेमेस्टर वाइज चलता है ना कि सेमेस्टर हर एग्ज़ाम सेमेस्टर क्वालिफाई होना चाहिए। जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे तो उस टाइम पे सिस्टम यही था कि 3 वर्ष का आपका ग्रेजुएशन होता था, सेमेस्टर सिस्टम नहीं था, तो हर साल क्या होता था? एग्ज़ाम होते थे। तो यही इन्होंने जो बात करी थी कि 3 वर्ष बाद परीक्षाएं नहीं लेंगे बल्कि क्या करेंगे? प्रत्येक वर्ष के अंत में परीक्षा लेंगे और उसको क्या करना होगा? उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। फिर वही बात जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी कि परीक्षाओं के स्तर को बढ़ाने के लिए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के न्यूनतम प्राप्तांक, तो प्रथम श्रेणी के लिए 70%, सेकंड डिवीज़न के लिए 55% और आपका तृतीय श्रेणी थर्ड डिवीज़न के लिए 40% होना चाहिए। ये इन्होंने बात की। फिर इन्होंने बोला कि सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में कृपांक
या अनुग्रह अंक जो आपका ग्रेस मार्क्स मिलते हैं उसकी पद्धति को समाप्त करने की बात की। तो ये जो मुझे लगा कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो बहुत सारी रिकमेंडेशंस हैं, मेन रिकमेंडेशन मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ। आप एक बार इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, उसके बाद अगर समय मिलेगा तो एक्स्ट्रा हम आपको फिर करवा देंगे, फिलहाल आप इतना पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इन्होंने ग्रेस मार्क्स को ख़त्म करने की बात की थी। फिर इन्होंने क्या बोला कि विश्वविद्यालयों में छात्रों के प्रगति पत्रकों को अद्यतन बनाए रखना चाहिए। तो इन्होंने बोला जो प्रोग्रेस रिपोर्ट, जो रिजल्ट मिलता है ना आप लोगों का, वो क्या होना चाहिए, अप टू डेट मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। जो प्रोग्रेस रिपोर्ट हो उसको अप टू डेट होना चाहिए, ये नहीं कि चल रहा है कुछ उसमें अपडेट नहीं हुआ है, तो अप टू डेट होना चाहिए बच्चों की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, ठीक। फिर उन्होंने आपके बात की कि जो परीक्षक हैं, जो कॉपी चेक करते हैं, आपके एग्ज़ामिनर होते हैं, उनका चयन 5 वर्ष के शिक्षण अनुभव के बाद ही करना चाहिए। ये नहीं कि आज ही आप जॉब पे लगे टीचिंग में, आपको क्या करना है, शिक्षण का अनुभव है नहीं, आपको एग्ज़ामिनर बना दिया। तो इन एग्ज़ामिनर किसको बनाएंगे, 5 वर्ष के शिक्षण अनुभव के बाद ही आपको परीक्षकों का चयन करना चाहिए। फिर है प्रायोगिक विषयों की परीक्षाओं में जो आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उनकी परीक्षाओं कैसी होनी चाहिए, आपकी लिखित भी होगी, प्रयोगात्मक भी होगी और मौखिक, तीनों परीक्षाएं लेनी चाहिए। जैसे आपका फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, आपका ज्योग्राफी वगैरह होता है। तो आपका जो ये प्रायोगिक सब्जेक्ट होते हैं, आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, इनमें परीक्षाएँ कैसी होंगी, लिखित भी होंगी, प्रयोगात्मक भी होंगी और मौखिक, तीनों परीक्षाएँ होनी चाहिए। फिर है सभी विश्वविद्यालय, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ बनेंगी ना, उनमें छात्रों के सफलता मानकों में यथासंभव एकरूपता होनी चाहिए, ठीक। ये नहीं कि एक कॉलेज में 33% में पास हो रहे हैं, अगली में 40 में हो रहे हैं, फिर 45 में हो रहे हैं। तो सभी जगह क्या होना चाहिए, सफलता के मानकों में जितना पॉसिबल हो सके समरूपता होनी चाहिए। फिर थोड़ा सा बात कर लेते हैं ग्रामीण विश्वविद्यालय के विषय में, ठीक है। ग्रामीण या रूरल यूनिवर्सिटी के विषय में इन्होंने बात की थी। अरे क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था कि निम्न में से किसने ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना के विषय में कहा था। तो इन्होंने क्या संस्तुतियाँ दी, थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रत्येक प्रांत में एक ग्रामीण शिक्षा परिषद, ठीक है, रूरल एजुकेशन काउंसिल की स्थापना की जाए और केंद्र में, सेंटर में अखिल भारतीय ग्रामीण शिक्षा परिषद की स्थापना की जानी चाहिए। तो एक प्रांत में बोला ग्रामीण शिक्षा परिषद और एक सेंटर में बोला अखिल भारतीय ग्रामीण शिक्षा परिषद का गठन। अब जो केंद्रीय परिषद ग्रामीण, अब वही बात है जैसे पहले भी उन्होंने बोला कि जो सेंटर है वो क्या करेगा, नीति का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर क्या बोला, जो केंद्रीय परिषद है वो ग्रामीण शिक्षा संबंधी नीति का निर्माण करेगी और प्रांतीय परिषदें नीति के अंतर्गत अपने प्रदेश में आवश्यकतानुसार ग्रामीण शिक्षा की व्यवस्था करेंगी। यानी जो पॉलिसी बनाएगी वो बनाएगी आपकी सेंट्रल काउंसिल, और जो स्टेट काउंसिल है वो क्या करेंगी, उस पॉलिसी के हिसाब से अपने स्टेट में ग्रामीण शिक्षा की व्यवस्थाएं कराएंगी। तो बात वही हो गई, पॉलिसी बनाएगी सेंटर और उसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, आपका स्टेट। और क्या बोला ग्रामीण शिक्षा के विषय में, ग्रामीण विश्वविद्यालयों का जो उद्देश्य होगा वह ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को सामान्य शिक्षा, जनरल एजुकेशन तो देगा ही, साथ उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं से अवगत कराना और उन्हें हल करना सिखाना होगा। इसीलिए उन्होंने अलग से रूरल यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही थी, क्योंकि जो रूरल का जो एरिया होता है, ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, वहाँ की समस्याएं अलग होती हैं। तो उन समस्याओं कि शहरों में रहने वाले क्षेत्र जो हैं आपका अर्बन एरियाज़ वाले हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं से उन्हें अवगत, वो अगर अर्बन एरिया वाले ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो वो उन समस्याओं को हल नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या बोला कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग से विश्वविद्यालय बना दो और उनका उद्देश्य क्या होगा, जो ग्रामीण क्षेत्र के छात्र हैं उन्हें सामान्य शिक्षा, तो जनरल नॉलेज तो उन्हें देना ही देना है, हिंदी पढ़ाना है, इंग्लिश पढ़ाना है, आपका मैथ्स पढ़ाना है, लेकिन जहाँ वो रह रहे हैं ना ग्रामीण क्षेत्रों में, उनकी समस्याओं से उन्हें अवगत कराना और उन्हें हल करना सिखाना होगा। ये उनका उद्देश्य था ग्रामीण विश्वविद्यालयों का। आयोग ने केंद्र में ग्रामीण विश्वविद्यालय और उसके वृत्ताकार स्थिति में अनेक संबद्ध स्नातक कॉलेज बनाए जाने की सिफारिश की। आयोग ने केंद्र में क्या बोला, ग्रामीण विश्वविद्यालय और उसके वृत्ताकार स्थिति में, जैसे ये है ना
यहाँ पे एक ग्रामीण विश्वविद्यालय होगा। यहाँ क्या बोले इन्होंने, यहाँ क्या करेंगे आप, संबंध स्नातक कॉलेज बनाए जाने की सिफारिश की, जिनमें से प्रत्येक कॉलेज में, इन कॉलेजों में आपके रहेंगे 300 छात्र और संपूर्ण विश्वविद्यालय एवं संबंध महाविद्यालय में 2500 के करीब छात्र होंगे। ठीक है, तो प्रत्येक में 300 और जो आपका जो विश्वविद्यालय या आपका संबंध महाविद्यालय होगा वहाँ होंगे 2500 के करीब छात्र। आगे क्या उन्होंने ग्रामीण विश्वविद्यालय के विषय में क्या बोला, ग्रामीण विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध महाविद्यालयों के लिए अलग अलग प्राध्यापकों की नियुक्ति हो, पर इन सब के लिए प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, चिकित्सालयों और खेल के मैदानों की व्यवस्था एक ही स्थान पर होनी चाहिए। तो जो रूरल यूनिवर्सिटी बनेंगी और उससे संबंध जो आपके डिग्री कॉलेज बनेंगे, प्राध्यापक तो अलग अलग होंगे, लेकिन जो लैब होंगे, जो आपके लाइब्रेरीज होंगी, जो आपके वहाँ पे हॉस्पिटल्स होंगे और खेल की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, एक ही स्थान पर होनी चाहिए। तो इस प्रकार, और लास्ट में इसने थोड़ा स्त्री शिक्षा के विषय, महिला शिक्षा के विषय में भी बात की थी, वो मैंने अभी इसमें इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, तो महिला शिक्षा का मुझे लगता है कल जो मैंने आपको डिटेल करवाया था उसमें महिला शिक्षा के विषय में बताया था। तो महिला शिक्षा के विषय में इन्होंने बात की थी। ठीक है, इन्होंने करता है, और मुख्यतः मैंने जो इसमें स्टडी करी, जो आयोग है ये महिलाओं को थोड़ा घरेलू शिक्षा, आपका होम साइंस, इस तरह की शिक्षा की बातें करते हैं कि महिलाओं को होम साइंस वगैरह विषय पढ़ाए जाने चाहिए। तो जो इसका एक थोड़ा सा वो मुझे लगा कि इन्होंने एक जो डिटेल कही थी, महिलाएं भी मनुष्य हैं और उन्हें पुरुषों जितना ही पूर्ण विकास का अधिकार है। किसी भी समाज में महिलाओं की स्थिति उसके सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्तर का सही सूचक है। तो महिलाओं की शिक्षा के विषय में इन्होंने बोला कि महिलाओं को शिक्षा दी जानी चाहिए, लेकिन इनका जो विशेष जोर था महिलाओं की शिक्षाओं पर वो ये था कि इनको घरेलू टाइप की शिक्षा दी जानी चाहिए, जो घर में इनके काम आए, घरेलू जीवन में इनके काम आए। ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको करवा देंगे। वैसे महिला शिक्षा के विषय में मुझे लगता नहीं कि इन्होंने कुछ खास बातें कही हैं। ठीक, तो जितना भी था आज का मैंने आपको इसमें करवाया है। आपको हमने ग्रामीण विश्वविद्यालय, इन्होंने मेन बात कही थी, पाठ्यक्रम में सुधार, आपके परीक्षा के संबंध में जो चीज़ें थी, आपका यूनिवर्सिटी में जो कॉलेज में जो टीचर रहेंगे, तो आप इसका जो PDF है, अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका PDF आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, नहीं तो आप